हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के हिस्ट्री 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर उसका समरी नोट देखा था पीडीएफ फॉर्म में, जो थोड़ा सा ब्लर था, इसलिए अब मैं अपनी नोट्स के ही थ्रू आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी तो वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम सेकंड चैप्टर में देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए हैं और समरी कैसे तैयार करी है। आप इस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और इससे अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आखेटक खाद्य संग्राहक थे कौन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में रह रहे थे उन्हें ही खाद्य संग्राहक कहते हैं, और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें ये नाम दिया गया है। ठीक है, अब इनके कार्यों की बात करें तो इनके कार्य थे जंगली जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, चिड़िया पकड़ना, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि इकट्ठे करना। ठीक है, इनका ये कार्य था। अब इनके आखेटकों की जो घूमने का कारण क्या था ये देख लेते हैं। तो इनके मुख्य 4 कारण एनसीईआरटी में गिवन है, जो इस तरह है कि ये भोजन की तलाश में घूमा करते थे, जानवरों के शिकार के लिए, मौसम के अनुसार फल फूल तथा पेड़ों से खाद्य पदार्थ के लिए, और पानी तो वैसे भी मेन ज़रूरी चीज़ है किसी भी प्राणी को जीने के लिए, तो इसके सूख जाने पर ये दूसरी जगह जाया करते थे। और एक कारण और दिया है एनसीईआरटी में, जो है कि नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए। ठीक है, ये 4 मुख्य कारण दिए गए हैं एनसीईआरटी में। अब इसके आगे का पॉइंट देख लेते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आपको दिख रहा होगा, देखिए, आखेटकों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं से, जैसे पत्थर, लकड़ी व उनके जो औजार रह जाते थे, उनसे आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं नोट्स में मैंने एनसीईआरटी से क्या लिया है। देखिए, फोर्थ पॉइंट है कि रहने की जगह निर्धारण कैसे हुआ। जो रहने की जगह थी इनकी, उसका निर्धारण कैसे हुआ ये देख लेते हैं। कई पुरास्थल मिले हैं, कई पुरास्थल नदियों व झीलों के पास मिले हैं जहाँ ये रहा करते थे। ठीक है, इसलिए इससे पता चलता है इनके रहने के स्थान का निर्धारण होता है। ठीक है, अब इसमें है कि उद्योग स्थल किसे बोलते हैं। उद्योग स्थल क्या था, तो पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे उस टाइम, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ ऐसे अच्छे पत्थर मिल जाएं जिससे वो औजार बना सकते। ठीक है, यहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी लोग इन स्थलों पर ज़्यादा समय तक रहा करते थे, ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते हैं। ठीक है, अब पुरास्थल क्या था, तो वह स्थान था पुरास्थल जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल उसे कहेंगे जहाँ पर ये सारे अवशेष मिले, इमारतों के, वस्तुओं के, बर्तन और औजार इत्यादि के जहाँ अवशेष मिलेंगे वो है पुरास्थल। ठीक है, ये कहाँ मिल सकते हैं, ये ज़मीन के अंदर भी मिल सकते हैं, ऊपर कभी कभी समुद्र व नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और पाषाण औजारों का निर्माण कैसे होता था, इसके 2 तरीके एनसीईआरटी में दिए हैं। पहला है कि पत्थर से पत्थर टकराकर शल्क निकालकर, मतलब कुछ उनके टुकड़े करके पत्थर से पत्थर को टकरा करके शल्क निकाल करके वांछित आकार दे करके औजार बनाया जाता था। और दबाव शल्क तकनीक क्या थी ये, इसमें केंद्रीय भाग जो क्रोड़ हिस्सा होता था उसको स्थिर सतह पर रखकर उस पर हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाल करके उपकरण बनाना, ये सेकंड तकनीक है। ठीक है, आगे देखते हैं आग की खोज। आग की खोज के बारे में कैसे पता चलता है, हमें कई अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। कहाँ से मिलते हैं अवशेष, तो कुरनूल की गुफा से हमें राख के अवशेष मिले, जिससे हमें पता चलता है कि जो आरंभिक मानव था वो आग से परिचित था। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कुरनूल की गुफा कहाँ है मैप में। देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें मैप पे ले चलती हूँ मैं आपको। ये देखिए, आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो ब्रह्मगिरी जो है उसके पास में एक है
गुफाएं कुरनूल की। यहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो प्रारंभिक मानव था वो आग से परिचित था। ठीक है, आपने देख लिया दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी के पास है कुरनूल की गुफाएं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका इस्तेमाल ये किस लिए करते थे? आग से तो ये परिचित थे, लेकिन इसका इस्तेमाल करते किस लिए थे? तो ये इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए करते थे, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। आज भी मोस्टली आग का इस्तेमाल इसीलिए ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर खाना बनाने के लिए, प्रकाश के लिए तो पहले हुआ करता था, पर अब तो लाइट है, तो इसलिए अब ये सिर्फ खाना पकाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अन्य कामों में भी। आगे देखते हैं तिथियों का निर्धारण कैसे हुआ है। आगे हम ये देखेंगे कि तिथियों का निर्धारण कैसे किया गया है हिस्ट्री में, किन कालखंडों में बांट करके हिस्ट्री को बनाया गया है हमारे इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, तो हिस्ट्री को कई कालखंडों में बांटा गया है। पहला इसका जो काल है वो है प्रारंभिक काल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं पुरापाषाण काल। प्रारंभिक जो काल है, आरंभिक काल, उसी को ही पुरापाषाण काल भी कहते हैं। पुरा यानी कि प्राचीन होता है और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो इसी तरह से यह नाम पुरास्थल से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। क्या बताता है ये नाम जो पुरास्थल से प्राप्त पत्थर थे उन औजारों के महत्व को ही बताता है, इसलिए पुरापाषाण काल इसका नाम है। अब इसका जो डेट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जो तारीख है वो क्या है, कितने टाइम की बात हो रही है ये? तो ये 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तारीख का, डेट का जो निर्धारण हिस्ट्री में है, आपको पता होगा कैसे चलती है। ईसा मसीह के जन्म से ली जाती है हिस्ट्री, उसके पीछे का जो काल है उसे ईसा मसीह के जन्म से इधर का काल ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का काल है ये प्रारंभिक काल। अब इस प्रारंभिक काल के भी कई भाग हैं, जैसे इसके 3 भाग हैं हिस्ट्री में। पहला तो आरंभिक है, दूसरा है मध्य, फिर तीसरा है उत्तर पुरापाषाण युग। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। और मानव इतिहास की जो लगभग 99% जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, वो इसी दौरान घटित हुई हैं। मतलब 99% हिस्ट्री प्रारंभिक काल की ही है हिस्ट्री में। ठीक है, अब इसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं हुस्गी। हुस्गी कहाँ है? कृष्णा नदी के पास। आप मैप में भी देख सकते हैं, हुस्गी कृष्णा नदी के पास में है। ये देखिए मैप में हुस्गी पुरास्थल है ये। यहाँ पे कई पुरास्थल मिले हैं। ठीक है, कृष्णा नदी के पास। ये कब के हैं? ये प्रारंभिक काल के हैं, पुरापाषाण काल के ही पुरास्थल यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है मध्यपाषाण युग। अब इसकी जो तिथि निर्धारण है वो कितना की गई है? तो इसका जो कालखंड है वो 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक का है, और इसी को मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग भी कहते हैं। पर्यावरण में बदलाव भी इसी युग में देखने को मिला, गर्मी बढ़ी। इस काल में पाषाण औजार छोटे हुआ करते थे। इस काल में भी जो पाषाण के औजार हुआ करते थे पत्थर के, वो क्या हो गए थे? पहले हमने देखा कि पुरापाषाण में यानी कि प्रारंभिक काल में जो औजार थे वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, लेकिन मध्यपाषाण आते आते, मतलब मेसोलिथ आते आते जो पाषाण थे, उनके जो पाषाण के औजार जो थे उस टाइम पे वो माइक्रोलिथ के आकार के हो चुके थे, यानी कि छोटे हो चुके थे। लघु पाषाण इसलिए बोला जाता है इस काल को। इसी को ही मध्य पाषाण भी बोलेंगे, इसी को माइक्रोलिथ भी बोलेंगे, और इसी को लघु पाषाण युग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन औजारों की विशेषताएँ क्या थी? अब इन औजारों की विशेषता देखें तो औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। मतलब अब इस काल तक आते आते जो औजार बने थे उसमें मुट्ठे लगने स्टार्ट हो गए थे और आरी जैसे औजार भी बनने लगे थे। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। 1 लाइनर के क्वेश्चन में, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे, देखते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साथ ही पुरापाषाण वाले औजार भी बनाए जाते थे। मतलब जो पुरापाषाण वाले औजार थे वो भी इस टाइम तक बन रहे थे, और मध्यपाषाण युग के जो औजार थे वो तो बन ही रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है नवपाषाण युग का समय। इसका कालखंड क्या है? इसका जो टाइम है, टाइम पीरियड 10,000 से है। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि मध्यपाषाण युग में ही कितनी चीज़ें बदली थी। मध्यपाषाण युग में ही आकर के
जलवायु बदली थी, इसलिए 8वां जो पॉइंट है हमारा वो है बदलती जलवायु। ठीक है, लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन आए। 12,000 साल की बात करेंगे तो ये कौन सा युग है, कौन सा कालखंड है, ये है मध्य पाषाण युग। ठीक है, 12,000 से 10,000 तक वही चला था। ठीक, आगे देखते हैं। गर्मी बढ़ने लगी इसमें और इसके कारण क्षेत्रों में घास के मैदान बने। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। ठीक है, इनके पीछे शिकारी भी आए। जब ये जानवर बढ़े तो इनके पीछे शिकारी भी आए। ठीक, और पशुपालन की शुरुआत यहीं से हुई। इसी काल में मछली भोजन का स्रोत भी बनी। माना जाता है कि इसी काल में मछली जो है भोजन का स्रोत बनी। इस दौरान कई अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने लगी। ठीक है, अब माना ये भी जाता है कि शायद महिलाओं पुरुषों ने इन अनाजों को इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया होगा। ऐसा कुछ ठोस साक्ष्य नहीं है, पर ये माना जाता है हिस्ट्री में। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो है शैल चित्रकला के बारे में। शैल चित्रकला क्या है? शैल चित्रकला देख लेते हैं क्या है। जिन गुफाओं में लोग रहा करते थे उनमें चित्रकारी देखी गई है। जिन गुफाओं में लोगों का बसेरा हुआ करता था वहाँ पे कई चित्रकारी देखने को मिली है। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से क्या किया गया चित्रण। ये इसकी खास विशेषता है कि बड़ी कुशलता से उनका चित्रण किया गया है। उदाहरण कहाँ किया गया है, कहाँ मिली है ये वाले साक्ष्य, तो ये मिली है मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। 2 जगह मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिला है और दक्षिणी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10th हमारा क्या है, कौन क्या करता था। इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि काम का निर्धारण, कार्य का निर्धारण किस तरह से था, क्योंकि कार्य के निर्धारण से ही पता चलता है कि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था। लेकिन हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि समाज किस टाइप का था। तो इसलिए आगे जो इसका पॉइंट बनता है वो हम देख लेते हैं कि भारत में शुतुरमुर्ग की बात की गई है। पूरा पाषाण युग में ही मिले हैं इनके अवशेष। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से क्वेश्चन आ जाए कि शुतुरमुर्ग के शास्त्र कहाँ मिले, साक्ष्य, तो ये मिले हैं महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष क्वेश्चन में बनता है। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष देखिए, शुतुरमुर्ग के जो अंडे के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं पटने, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल में। ठीक है, इन छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। क्या मिला है, इसमें चित्रांकन भी मिला है और कुछ से मन के भी बनाए जाते थे उस टाइम पे। हुस्गी पुरा स्थल हमने देखा था, कई प्रकार के यहाँ औजार मिले हैं। कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे और अधिकांश जो थे औजार वो चूना पत्थरों से बनाते थे। अब क्वेश्चन बनता है कि चूना पत्थरों के औजार कहाँ बनाए जाते थे, तो ये हुस्गी पुरा स्थल के ही एक इलाके में चूना पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। ये इसका है। ये सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके समरी नोट। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अभी कुछ टाइम के लिए हम समरी नहीं कर पाएंगे, तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।